morning class. In this lecture we will discuss p-fold optimization. This is very important topic. यूनिट 5 में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आपको मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा कि हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनिट 5 में मैंने आपको बताया है कि इट्स रिलेटेड विद कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बेसिक ब्लॉक्स के बारे में बताया। बेसिक ब्लॉक्स के बाद मैंने आपको डैग के बारे में बताया, ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डैग को मैंने एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री से कंपेयर करवा के बताया कि डैग कैसे बनता है और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कैसे बनता है, दोनों में क्या अंतर है वो चीज़ मैंने बताई। बेसिकली जो डैग हम पढ़ रहे थे वो डैग भी जो आपका स्ट्रक्चर था उसको ऑप्टिमाइज़ करने, जैसा कि आपने देखा होगा सिंटैक्स ट्री में अगर कोई कॉमन ऑपरेशन रहता है ना, तो उसको हम उसमें नहीं लिखते, तो वही चीज़ डैग में यूज करते हैं। डैग में अगर कोई एक नोड, नए नोड को हम बनाने जाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कहीं सेम वैल्यू वाला नोड तो उसमें नहीं है, ठीक है। तो एक आगे नेक्स्ट स्टेप है p-fold ऑप्टिमाइजेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हमने पांचों यूनिट जो कंपाइलर के फेजेस थे वो कवर करिए, ठीक है। तो p-fold ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इट इज़ एन टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। दैट मीन्स एक बार आपका टारगेट कोड बन गया, उसके बाद आप उसमें p-fold ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे। लेकिन अभी तक मैं क्या पढ़ते आ रहा था, अभी तक मैं इंटरमीडिएट कोड जो बने हुए थे, इंटरमीडिएट कोड बने हुए थे 3 एड्रेस कोड, उसमें से हम क्या कर लेते थे, उनको ऑप्टिमाइज़ करते थे, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करी थी कि रिमूवल, डेड कोड एलिमिनेशन, है ना, कोई अगर सेम कॉलम को हो रहा है, वैल्यू आ रही है, उसको रिमूव कर देना, है ना। तो ये थोड़ा सा एनहेंस है, इसमें हम टारगेट कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। दैट मीन्स जब फाइनली कंपाइलेशन प्रोसेस, आफ्टर कंपाइलेशन प्रोसेस टारगेट कोड हैज़ बीन जनरेटेड, देन वी विल अप्लाई p-fold ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऑन दिस टारगेट। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो यही है, इट इज़ ए टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। दैट मीन्स इट ऑप्टिमाइज ओनली टारगेट कोड, नॉट इंटरमीडिएट कोड। ये केवल टारगेट कोड को ऑप्टिमाइज करता है, जब भी इंटरमीडिएट कोड को नहीं करता, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ, इट इज़ वेरी एफिशिएंट मेथड टू ऑप्टिमाइज टारगेट। ये अगर एफिशिएंसी की टर्म्स में बात की जाए, अभी मैं बताऊँगा इसमें सारे पॉइंट्स एक एक करके कि सारे पॉइंट्स कैसे उसमें कवर होते हैं। तो इट इज़ वेरी एफिशिएंट मेथड टू ऑप्टिमाइज टारगेट। अब इसके बाद मैं बस मैं बताता हूँ कि देयर आर सम स्टेप्स, ठीक है, देयर आर सम स्टेप्स जो हम वन बाई वन करके समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, अगर मैं बात करूँ p-fold ऑप्टिमाइजेशन में, रिमूवल ऑफ रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस, है ना। ऑल ऑफ यू नो व्हाट टाइप्स ऑफ रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन मीन्स सेम इंस्ट्रक्शन रिपीट इन आवर कोड, है ना। कोई भी अगर कोई सेम ऑपरेशन हो रहा है तो उसको हमें रिमूव करना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। मैंने एक एक्सप्रेशन ली a = b+c और a = a-c, है ना। अगर इसके लिए मैं असेंबली कोड लिखूँगा, इसके लिए मैं असेंबली वाला कोड लिखूँगा, यही असेंबली कोड ही होता है जिसमें हम लोड करते हैं, है ना, उसको असाइन करते हैं, स्टोर करते हैं, कोई ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो असेंबली कोड मैंने जब लिखा, आप देखेंगे a = b+c लिए, आप इसमें देखिए सबसे पहले मैंने b को लोड किया, LDA B मीन्स लोड b, है ना। b को लोड किया मेमोरी में, उसके बाद c को ऐड किया, ऐड c, है ना। b को लोड करने के बाद एक मेमोरी लोकेशन पे ऐड c, उसमें हमने c को ऐड किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसको स्टोर करा दिया, किसमें, स्टोर a, ठीक है, STOR, इसको कह रहे हैं स्टोर ए। इसका मतलब है, अब यहाँ ये समझना, STA मतलब स्टोर ए का मतलब क्या है, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर गोज इनटू मेमोरी, है ना। सभी ने CSO पढ़ा हुआ है लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोगों ने एक्यूमुलेटर पढ़ा होगा। एक्यूमुलेटर मीन्स जब भी
कोई डेटा, जब भी कोई डेटा मेमोरी में जाता है, स्टोर करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको कहाँ ले जाते हैं, एक्यूमुलेटर में ले जाते हैं उसको स्टोर करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोर ए मतलब क्या, जो भी इन दोनों का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को स्टोर ए में करवा रहे हैं, मतलब जो एक्यूमुलेटर में बी प्लस सी का रिजल्ट जो पड़ा है उसको ए वाली पोजीशन पे ले जाना। दैट मीन्स कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर गोज इनटू मेमोरी। इसका मतलब है स्टोर ए का। अगर यही बात मैं लोड ए की करूं, है ना, लोड ए की करूं मतलब कंटेंट ऑफ मेमोरी गोज इनटू एक्यूमुलेटर, है ना। इसमें जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि आप अगले उसमें देखिए, इस एक्सप्रेशन के लिए आप देखिए ए इक्वल टू ए माइनस ई सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया पहली एक्सप्रेशन। अब लोड ए करेगा, इसके लिए वो लोड ए करेगा, सब्सट्रैक्ट ई करेगा एंड फाइनली स्टोर ए कर देगा। अब मैं कहने का मतलब पीपल ऑप्टिमाइजेशन क्या कह रहा है, इन दोनों को स्टेप्स को आप देखिए, इन दोनों स्टेप्स को आप देखिए। एक स्टेप में आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी में ले गए इस स्टेप में, और इसमें लोड ए में मेमोरी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लाए, और आपने काम वही किया, तो उसमें सब्सट्रैक्ट किया। तो क्यों ना इन ऑपरेशन को क्या कर दिया जाए, एक हटा दिया जाए। बोथ ऑफ द ऑपरेशन आर सेम, सो वी कैन रिमूव इट। हम इसमें से ये ऑपरेशन, क्योंकि जब हम एक ही वैल्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं नेक्स्ट में, जब हम एक ही वैल्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन में, तो क्यों हम उसको उसमें ले जाएं, सीधा एक्यूमुलेटर में उसकी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे ई के साथ, और फाइनली हम ए को स्टोर करा देंगे। तो पहला स्टेप इसमें यही कह रहा था कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं उनको हम रिमूव करते हैं। रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ क्या है, स्टोर ए और लोड ए, इन दोनों का काम क्या, सबसे पहले ये समझिए कि हमें जब एक ही वैल्यू ही यूज़ करनी है दूसरे ऑपरेशन में, एक ही वैल्यू ही दूसरे ऑपरेशन में यूज़ करनी है, तो मैं क्यों उसकी वैल्यू को मेमोरी में ले जाऊँ, फिर मेमोरी से फिर उसको एक्यूमुलेटर में लाऊँ, सीधा एक्यूमुलेटर से ही सब्ट्रैक्ट करा के एक ही वैल्यू हम स्टोर करवा दें। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेप। दूसरा स्टेप है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये मान लो 10 नंबर की स्टेटमेंट है, इस पर आपने लिखा गो टू 17, और यहाँ आपका 17 नंबर की स्टेटमेंट आ गई, यहाँ लिखा गो टू 22, और इसके बाद आपके 22 नंबर की स्टेटमेंट आ गई, यहाँ से आप, है ना, कोई भी गो टू 37, और यहाँ आपकी 37 आ गई, ठीक है। अब देखिए, है ना, जब गो टू था ये 10 नंबर स्टेटमेंट पे गए, गो टू 17, गो टू 17 से 17 पे आए, 17 से 22 पे आए, गो टू 22, और 22 पे गो टू 37, देन 37 पे गए। जब मुझे फाइनली 37 पे ही जाना है, ये अननेसेसरी जो गो टू है इनको मैं रिमूव कर दूंगा और सीधा 37 पे ही गो टू करूँगा। तो अननेसेसरी जब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं रहती है अननेसेसरी गो टू की, तो इसमें लिख सकते हैं आप टू रिमूव अननेसेसरी गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो टू रिमूव अननेसेसरी गो टू स्टेटमेंट। तो इसमें समझ में आया, गो टू मतलब क्या, जो भी अननेसेसरी हम जंप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे अपने कोड में, है ना, जब फाइनली मुझे 37 पे ही पहुंचना है, तो अगर ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही हम जंप करेंगे, हमेशा ही मैं सीधा 70 तो बीच वाले जो गो टू है उनको हटा दूंगा, नहीं। इफ़ रिक्वायर्ड तो देन वी विल स्विच गो टू 10 नंबर स्टेटमेंट टू डायरेक्ट 37 स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जंप स्टेटमेंट यूज़ करें, बस मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे वाला पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू।